नमस्कार, 4 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 न्यूज के खास प्रोग्राम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे खबरों की ओर। बुलडाणा जिले से पहली खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के बुलडाणा से, जहां खामगांव शहर के बालापुर फैल क्षेत्र के नागरिकों ने पुराने राष्ट्रीय महामार्ग पर दिशा सूचक बोर्ड और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग को लेकर आंदोलन किया। पुंडलिक मारुति तायडे के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के कारण खामगांव अकोला मार्ग पर कुछ समय तक यातायात ठप रहा। हालांकि नागरिकों का यह कहना है कि क्षेत्र में तेज रफ्तार से वाहन गुजरते हैं और इस कारण दुर्घटना का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ चुकी है परिवारों की। कई शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर लोग सड़कों पर उतरे और आंदोलन किया। सूचना मिलते ही पुलिस और निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नागरिकों से बातचीत की। विभाग ने दिशा सूचक बोर्ड यानी जो साइन बोर्ड है उसे गति अवरोधक लगाने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद नागरिकों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद मार्ग को यानी कि रास्ते को फिर से सुचारू रूप से खोल दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नवी मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने चुनाव आयोग की गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। दरअसल बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त के सरकारी निवास पते पर 150 फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। मनसे ने खुद आयुक्त निवास स्थल पर जाकर इन नामों की जांच की, जिससे यह मामला सामने आया। इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। हालांकि मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काले ने आरोप लगाया कि वो चुनाव अधिकारियों की लापरवाही से लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है और उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची के पहले और पूर्ण शुद्धिकरण से पहले कोई भी चुनाव आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारी बारिश ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया। दरअसल जिले में लगातार हो रही बारिश से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरीके से मटिया मेट हो जा रही हैं, यानी कि बर्बाद हो रही हैं। मौसम विभाग ने नांदेड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया है। बताया तो जा रहा है कि हदगांव तालुका में बादल फट्टे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे नेवरी और तमसा इलाके की नदियां तूफान पर आ गई हैं। खेतों में रखी सोयाबीन और कटी हुई कपास की फसल पानी में डूब गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस बारिश की वजह से रबी फसलों की बुवाई में भी देरी हो रही है। सर्दियों में मानसून जैसी बारिश से किसान अब तक पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं और बेहद चिंतित भी नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर से एक चौंकाने वाला मामले सामने आया, जहां एक प्राइवेट स्कूल बस का मालिक ही फिरौतीखोर निकला। दरअसल आरोपी ने स्कूल के एक छात्र की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजकर उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी और बदले में 4 लाख रुपए की मांग की। यह मामला काशी मीरा थाना क्षेत्र के एक स्कूल का है, जहां आरोपी कई वर्षों से अपनी बस चलाता था। बस में आने जाने वाले छात्रों के माता पिता को उसने व्हाट्सएप पर बच्चों की तस्वीर भेजकर डराने की कोशिश की। एक समझदार अभिभावक ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। काशी मीरा पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सिर्फ 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि कहीं वो और भी परिवारों को निशाना तो नहीं बना रहा है। हालांकि जांच पड़ताल कर रही है पुलिस इस पूरे मामले में। रिस्पेक्टेड सीपी निकित कौशिक सर और एडिशनल सीपी सर के नेतृत्व में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने एक एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो विद इन 24 आवर्स डिटेक्ट किया है। इसमें स्टोरी ये था कि सेंट जोरम स्कूल में 9th कक्षा में पढ़ने वाला जो छात्र था, उसकी माताजी के मोबाइल पे एक 24 तारीख को मैसेज आया था कि आपके बेटे के जान को खतरा है और उसको बचाना होगा, तो आपको 4 लाख रुपए एक्सटॉर्शन अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो वो माता और लड़का पुलिस स्टेशन में आए, हमने ऑफेंस दर्ज किया। ऑफेंस दर्ज करने के बाद हमारी काशीमीरा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम इमीडिएटली जिस मोबाइल से मैसेज आया था उसको पुलिस स्टेशन में लेके आई, उसको इंट्रोगेशन किया। लेकिन इनिशियली हमें इंट्रोगेशन में कुछ इसमें तथ्य सामने नहीं आया था, लेकिन उसमें इंट्रोगेशन में हमें पता चला कि जो सस्पेक्टेड पर्सन हम पुलिस स्टेशन में लेके आए थे वो कुछ दिन पहले एक मोबाइल रिपेयर शॉप में गया था
और मोबाइल रिपेयर शॉप में जाने के बाद वहाँ का जो शॉप का जो ओनर था उसने उस जो आदमी आया था उसका सिम खुद को रख के उसके पास का जो बंद पड़ा हुआ सिम था उसको दे दिया था और वही सेम सिम का यूज करके उसने जो हमारे कंप्लेनेंट है उसको मैसेज किया था कि आपके बेटे को जान का खतरा है। रिस्पेक्टेड सीपी रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अहिल्यानगर जिले के एडिशनल ऊपर गांव शहर से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां सड़क पर बने गड्ढे में एक युवक गिर जाता है और उस गड्ढे ने उसकी जान ले ली। दरअसल मंगलवार रात करीब 10:30 बजे येवला नाका इलाके में मोटरसाइकिल फिसलने से युवक ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय नागरिकों का तो ये कहना है कि कई बार शिकायतों और आंदोलन के बावजूद भी प्रशासन ने सड़क की कोई मरम्मत नहीं की और इसी के विरोध में गुस्साए लोगों ने बुधवार को नगर मनमाड़ हाईवे पर रास्ता रोककर आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अधिकारी मौके पर आकर जवाब दें कि अब तक सड़क क्यों नहीं सुधारी गई। नागरिकों ने चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन जवाब नहीं देगा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इस घटना से पूरे कोपर गांव में शोक और रोष का माहौल है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई किया है। दरअसल ये कार्रवाई शहर के तकिया मोती शाह इलाके में हुई, जहां 2 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई। एसडीएम के आदेश पर यह कड़ी कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने कहा कि किसी को भी नियम तोड़ने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। यह कदम अवैध निर्माण को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। अगली खबर बांदा से है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम की मौत की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। दरअसल कोतवाली देहात के महोखर गांव की रहने वाली महिला, जो पिछले 3 वर्षों से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, उस पर यह आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मासूम बच्ची की बेरहमी से उसकी पिटाई की। पुलिस की जांच में बच्चे के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए और इंटरनल चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। महिला ने अपने ससुराल छोड़ने के बाद मासूम को भी अपने साथ बांदा शहर के काशीराम कॉलोनी में ले आई थी। पुलिस ने बताया कि महिला और उसके प्रेमी अक्सर बच्चे के साथ मारपीट करते थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए पंचायतनामा भरकर भेज दिया गया। जनपद बांदा के कोतवाली नगर थाने क्षेत्र से एक सूचना आई कि एक बच्चे को चोटें आई हैं और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। बच्चे के शव को पीएम के लिए भेजकर पंचायतनामा की भी कार्रवाई कर दी गई थी। पुलिस को उस बच्चे के जैविक पिता द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उसने ये आरोप लगाया है कि बच्चे की मृत्यु प्रताड़ित होने के कारण चोटों से हुई है। उस बच्ची की माँ एक अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी, अपने पति से अलग रह रही थी, उस व्यक्ति के साथ रह रही थी और उस तहरीर में बच्चे के पिता ने उन दोनों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उसको प्रताड़ित की, जिसके कारण उन्हें उस बच्चे को चोटें आई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और विवेचना के क्रम में पूछताछ भी किया गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि माँ और वो जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी, उन दोनों ने उस बच्चे को प्रताड़ित किया, जिसके कारण उस बच्चे को इंटरनल इंजरीज आई और उपचार के दौरान फिर उसकी मृत्यु हो गई। दोनों ही अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी ये महतारी के साथ में यहाँ बांदा में रहती रही है, लेकर चाहे जैसा जो कुछ उसके साथ में किया हो। तो कहाँ पर रहती रही? बांदा में रहती रही है। यहाँ बता रही है कहीं मुक्ति धाम बताती है, कहीं ये कौन कॉलोनी, हाँ काशीराम कॉलोनी नहीं, मम्मी है उनकी रहती है, इंदिरा नगर धोखा कुछ बता रही है। आप कहाँ रहते हैं? हम तो महोखर में रहते हैं। महोखर में। और ये बच्चे को लेके यहाँ अलग क्यों रहती हैं? 3 साल हो गए इसके निकले नहीं, साथ में रही। इसको लेके चली आई थी और 3 बार हम आ चुके हैं लेने की। बच्चा हमारा दे दो, बच्चा नहीं दे रही थी, हमारे मारने मरवाने को तैयार हो जाती थी, बच्चे को नहीं दे रही थी। अभी इस हालत में है। बच्चा कब खत्म हुआ? बच्चा कल का बता रहे हैं, कल ख़त्म हुआ है और पता नहीं कैसा का सूचना भी नहीं दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी बांदा से ही है, जहां एक अनियंत्रित डग्गा मार प्राइवेट बस खाई में पलट गई। बताया तो जा रहा है कि यह हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के गोरेह गांव के पास हुआ। बबेरू से बांदा आ रही बस तेज रफ्तार में थी और यात्रियों के मना करने के बावजूद ड्राइवर ने गति पर लगाम नहीं लगाई।
अचानक नियंत्रण बिगड़ने से बस गुरेह गिट्टी प्लांट के सामने पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भिजवाया। एसएसपी बांदा के मुताबिक हादसा ड्राइवर की लापरवाही और अनियंत्रित गति के कारण हुआ। स्थानीय लोग परिवहन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई कब की जाएगी। जनपद बांदा आज दिन के समय बबेरू से बांदा की ओर आ रही बस ग्राम गुरेह के पास अनियंत्रित होकर के उलट पलट गई थी, जिसमें करीब 10 के करीब यात्री जो है घायल हुए हैं। उनको सामान्य चोटें आई हैं, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद उनको उनके घरों को रवाना किया गया है। और इसमें जो प्रथम जांच की जा रही है मौके की, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर बड़ा तेजी और लापरवाही से गाड़ी को बढ़ा रहा था। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। आवश्यकता अनुसार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां एक युवक की ट्यूबवेल की खोदी में गिरने से मौत हो गई। दरअसल घटना अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रानीवाला की है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक शराब के नशे में था और इसी दौरान हादसा हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की पूरी तरीके से वैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रही है। शुरुआती जांच में यह आशंका बताई जा रही है कि शराब के सेवन के कारण ही युवक की संतुलन खोने की वजह से हादसा हुआ। ग्रामीणों ने भी इस घटना पर गहरी चिंता और शोक व्यक्त किया है। मामला ये मेरे भाई का लड़का है, विनीत कुमार नाम है इसका। घर से आया था अभी आधे घंटे पहले। हमें आधे घंटे बाद सूचना मिली कि तुम्हारा जो भतीजा है वो कुंडी में पड़ा है। हम यहाँ आए तो हमें मृतक मिला है। अच्छा, फिर आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस आ गई है, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और सीओ साहब भी आए हुए हैं। अच्छा, आपको किसी पे कोई शक है या किसी पे अभी किस तो तरह? आगे की जाँच जैसे ही पुलिस करेगी उसके आधार पर ही मामला चलेगा। मामला ये मेरे भाई का लड़का है। करेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट जनपद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 2 दिन पहले और आज तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की धान की फसल खेतों में पसर गई। आपको बता दें कि लगातार बिगड़ते मौसम के चलते किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और कल अचानक मौसम ने करवट बदल ली। यानी तेज बारिश के कारण हवा चली और जिससे धान की खड़ी फसल बुरी तरीके से मटियामेट हो गई। किसान बताते हैं कि इस बारिश के कारण अब फसल दोबारा खड़ी नहीं होगी और पानी पड़ने से धान काला होकर सड़ सकता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है, जिससे फसल बर्बादी का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। कृषि उप निदेशक का कहना है कि कल की हल्की बारिश से खेतों में रखी कटाई हुई फसल को, यानी कटी हुई फसल का हल्का काला पड़ने की वजह से नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। और किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर मौसम खुला नहीं तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। देखिए, जो कल वर्षा हुई है, वर्षा बहुत हल्की हुई है और उस हल्की वर्षा में फसलों को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अपने धान की फसल काट करके खेत में पड़ी हुई थी, उन किसान भाइयों को थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी फसल जो है जो काट करके रखी गई है उसमें कुछ नुकसान होगा। और जो है, जहाँ तक रबी के फसलों की दलहनी तिलहनी फसलों की बुआई का प्रश्न है, तो बुआई अभी लोग शुरू किए हुए हैं। तो इनको जो अभी काफ़ी किसान जो है पलेवा करके बुआई कर रहे थे, तो ऐसे अब उनको पलेवा नहीं करना पड़ेगा। बिना पलेवा किए ही जो है वो दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई अब तेजी से कर सकेंगे। तो कुछ नहीं है, कच्चा भुंजा पर पड़ाएगा। ये कितने दिन हो गया है बारिश होते जो? अब ये बारिश में अब ये मान के चलो कि क्या चलो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी जिसकी जसजीत कौर ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम संरक्षित स्ट्रांग रूम का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सील्ड तालों, ईवीएम सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और अन्य तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित पाई गई। इसके अलावा जिलाधिकारी जसजीत कौर ने झंडापुर स्थित वीवीपैट वेयर हाउस की भी विस्तृत उसका जांच पड़ताल किया। उन्होंने सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी पूरा अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ईवीएम के रखरखाव और सुरक्षा की व्यवस्था देखकर संतोष व्यक्त किया। मौके पर अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व श्रीमती वान्या सिंह, भाजपा से धीर सिंह, बसपा से मोहम्मद सिद्दीकी, कांग्रेस से अनिल त्यागी और सपा से अखलाक पप्पू और तमाम अधिकारी इस पूरे निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है और ईवीएम का वेयर हाउस जो हमारा चांदपुर रोड पे बना हुआ है, वहाँ पे हर मंथ निरीक्षण किया जाता है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश भी हैं कि हर मंथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वहाँ निरीक्षण कर लिया जाए। वहाँ पे जो ताले लगे हैं, सीलिंग हुई है, उसको चेक कर लिया जाए और सब लोग संतुष्ट हों कि सब जो है व्यवस्था वहाँ ठीक है। ड्यूटी भी वहाँ लगी रहती है पुलिस फोर्स की, गार्ड की, वो चेकिंग हो जाती है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज और कंट्रोल रूम पे भी सब सही व्यवस्था है, वो हम लोग चेकिंग कराते हैं और माननीय चुनाव आयोग को हर महीने हम लोग रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। कल तो अगली खबर कासगंज से है, जहां थाना सिद्धपुरा क्षेत्र के बिलोटी मोड़ में शंकर भोलेनाथ की मूर्ति के साथ बड़ी घटना हुई। दरअसल अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने मूर्ति का दाहिने हाथ तोड़ दिया और शिवलिंग को तोड़कर ले गए। घटना की जानकारी सुबह लगभग 4:30 बजे एक पुजारी को पूजा के दौरान हुई। पुजारी ने मूर्ति की क्षति देखी और तुरंत स्थानीय लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर चिंतित और बेहद ही आक्रोशित हैं। शंकर जी की मूर्ति से कोई वो थोड़ा ही, न किसी का विवाद है न कुछ है। भगवान जी को रात तोड़ रखा, नंदी तोड़ दिए, अरे शिवलिंग तोड़ दिए, हाथ पांव तोड़ दिए भोलेनाथ के। मैंने कहा कुछ गुजारा थोड़ा ही है किसी ने। अल्लाह अच्छा, कितने साल पुराना ये मंदिर बनाया हुआ है? 35 साल पुराना हो गया। अल्लाह शंकर जी की मूर्ति। तो अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां विकास प्राधिकरण में यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में नए उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस नंदकिशोर कलाल पर भरोसा जताया, जिन्होंने हाल तक रामपुर जिले के सीडीओ के रूप में अपनी सेवाएं दी। नंदकिशोर कलाल ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नवपद भार ग्रहण किया। इस पद पर पहले आईएएस अतुल वत्स तैनात थे, जिन्हें अब जिला हाथरस का जिलाधिकारी बनाया गया है। 4TV न्यूज से बातचीत में नंदकिशोर कलाल ने कहा कि गाजियाबाद जिले की विकास प्रगति को धीमा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका यह संदेश विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिए एक जिम्मेदार अफसर को तैनाती दी है, जो कि सीडीओ के रामपुर के जो सीडीओ रह चुके हैं नंदकिशोर कलाल जी। तो आइए उनसे आपको सीधा संवाद करा देते हैं किस तरह से प्रणाली रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ये गाजियाबाद जिला है, ये जो द्वार है एक दिल्ली से सटे हुए इस मुखौटा है यहाँ का। तो यहाँ जो प्रगति की जो चाल जो चल रही थी अभी तक, वो किस तरह से निरंतर आगे चल पाएगी। प्रगति का जो पहिया चलना बहुत जरूरी है। हमारे साथ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह से ये आगे बढ़ पाएगा जो क्रम है? देखिए, जो शासन की प्राथमिकताएं हैं डेवलपमेंट को लेकर के, आम जनता की जो कन्वीनियंस है उसको बढ़ाने के लिए, और प्राधिकरण की जो मुख्य भूमिका होती है किसी भी शहर को और अधिक बेहतर बनाना, उसमें जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना, जनता के लिए नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे कि उनका जीवन आसान हो। तो वही प्राथमिकताएं हैं और समय समय पर शासन की प्राथमिकताएं जो भी आती रहेंगी उनके हिसाब से कार्य करेंगे। पूरी पारदर्शिता के साथ में काम हो, ईमानदारी के साथ में काम हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता प्राधिकरण के कार्यप्रणाली में परिलक्षित ना हो, इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस रहेगा। जो हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो और उन प्रोजेक्ट्स में भी गुणवत्ता के साथ काम हो और समय का पूरा उसमें समय सीमा का ध्यान रखा जाए। और जो सरकार की और शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए पूरी उसके ऊपर फोकस करते हुए, और आशा है कि हम पूरा गाजियाबाद का डेवलपमेंट जो होगा उसको और अधिक तेज रफ्तार देंगे। चूंकि सर ये गाजियाबाद जो है एक प्रमुख जिलों में से है और यहाँ की जिम्मेदारी इस कदर भी बढ़ जाती है कि मुख्यमंत्री साहब की जो यहाँ नजर रहती है इस पर। तो अनियमितता की आपने एक बात कही है, अनियमितता के लिए ऐसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप सीडीओ रामपुर रहे, तो आपने एक ऐसा कार्य भी किया जिससे अनियमितता पे जो है लगाम कसी जा सके। सहायक ग्राम सहायकों की भी जो सेवाएं हैं खारिज होने का काम हुआ था, उसमें ये किस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट होता दिखाई पड़ेगा सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हर एक व्यक्ति को प्रोफेशनली काम करना चाहिए, नियम के हिसाब से काम करना चाहिए, और दूसरा ये कि हम सब लोग यहाँ पर जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। तो अनियमितता के लिए ना तो मॉरल स्पेस है ना ही लीगल स्पेस है। तो किसी प्रकार की अनियमितता अगर आएगी जांच करवाएंगे और उसके बाद में जो भी होंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए पनिश जरूर किया जाएगा। चूंकि सर जिला गाजियाबाद की परियोजनाओं पर देखा जा रहा है कि जो चेयरमैन साहब थे मेरठ मंडल कमिश्नर, वो भी चेंज हो गए हैं और वीसी भी यहाँ चेंज हुए हैं। तो क्या इसका प्रगति पे कुछ असर दिखाई देगा? कोई असर, उसका प्रगति पे कोई असर दिखाई नहीं देगा। टीम है, टीम वही है और उसी मोटिवेशन उसी एनर्जी के साथ में काम करेंगे। योजनाएं बहुत सारी हैं सर,
किस तरह से इम्प्लीमेंट होती रहेंगी? वो समय के साथ वो सब हो जाएगा। अभी जस्ट ज्वाइन ही किया है, तो उसके बाद में जो भी योजना है उनको हम तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। तो आप सुन रहे थे IAS नंदकिशोर कलाल जी को, जिन्होंने बताया कि प्रगति का जो ये चक्र है वह धीरे नहीं होगा, वह आगे बढ़ता दिखाई देगा। तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ बने रहें। मैं इंद्रेश शर्मा, 4TV न्यूज़, गाजियाबाद। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।